एक बड़ी खबर बता दे रहा हूं। पहलगाम आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी मौत की खबर मिल रही है। आतंकियों ने शुभम के सिर में गोली मारी है। 2 महीने पहले ही शुभम की शादी हुई थी, सिर्फ 2 महीने हुए थे, और शुभम के परिवार के 11 लोग पहलगाम घूमने गए थे। सोचिए, 2 महीने पहले जिसके घर में शादी की रौनक थी, वहाँ आज मातम पसरा हुआ है। नाम सौरभ द्विवेदी है और आज जो घटना हुई है पहलगाम में, उसमें हमारे ताऊ जी के लड़के शुभम द्विवेदी जी को गोली लगी। दोपहर करीबन 3 बजे हमको फोन आया था कि वो लोग ऊपर पहलगाम में घुड़सवारी करने गए हुए थे, वहां पर उनके सर में गोली मारी। जानकारी इस तरीके से हुई, जैसे मान लीजिए वो घूमने गए हुए थे तो हमने उनको फोन किया तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके की घटना हो गई है। और परिवार भी, क्योंकि करीबन 11 लोग वहां पर घूमने गए हुए थे ग्रुप में, तो उसमें से शुभम भैया और उनकी वाइफ ईशान्या, ये दोनों लोग घुड़सवारी करते हुए ऊपर गए थे पहलगाम। वहां पर गोलीबारी हुई और ईशान्या भाभी ने फोन करके सबको ये जानकारी दी। तो उन लोगों को भी श्योरिटी नहीं थी कि क्या हुआ है असल में, क्योंकि भगदड़ मच गई थी वहां पर और जिस तरीके का माहौल था उस तरीके के माहौल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ धर्म पूछ के गोली मारी गई है। मधुरेंद्र के पास एक बार पहले चलते हैं। हमारे साथ दीपक वोरा साहब और टीपी त्यागी साहब भी मौजूद हैं, लेकिन एक बार मधुरेंद्र के पास। मधुरेंद्र, हाई लेवल मीटिंग से जुड़ा कोई अपडेट आया क्या आपके पास? देखिए, अगर करंट अपडेट की बात करें तो अभी तक तकरीबन 28 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और दूसरी तरफ आप देखें तो दर्जन भर लोग जो हैं वो अभी भी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फ़िलहाल जो श्रीनगर के हालात हैं वहाँ पर सुरक्षा के जो इस वक्त की स्थिति है उसकी जानकारी खुद गृह मंत्री ने ली और इस बैठक में हमने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर अब्दुल्ला के अलावा जो है LG शामिल थे, उसके अलावा नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर के साथ जो है DGP और तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है कि रात हो चुकी है, सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे में आतंकियों को मार गिराया जाए, इसके लिए पुरजोर तरीके से तैयारी जो है उसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो इलाका है वो ज्योग्राफिकली आप देखें तो इस वक्त इस तरह के ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करता। लिहाजा चैलेंज है कि उन्हें किसी भी कीमत पर बाहर ना निकलने दिया जाए, बल्कि इस तरह का कॉर्डन हो कि उसमें आतंकी सुबह तक कम से कम जिंदा रहें और उनको पूरी तरह से पकड़ा जाए या फिर मार गिराया जाए। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरह से इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक हुई जिससे आतंकियों ने इस पैमाने पर जो है हत्या को अंजाम दिया। तीसरी बड़ी बात यह है कि अब इसके परिणाम क्या होंगे, इस परिणाम की चर्चा को लेकर देखिए MHA के बीच में और मधुरेंद्र, मैं एक बार रोक रहा हूं आपको, क्योंकि खालिद इस वक्त अनंतनाग में गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं जहां घायलों को भर्ती कराया गया है। जरा जानकारी मैं खालिद से लूं। खालिद, क्या तस्वीर वहां पे आपने देखी, आपने लोगों से बात भी की होगी, क्या स्थिति है अभी? जी बिल्कुल, इस समय हम मौजूद है DMC अनंतनाग में। आपको बता दूं कि जब ये अटैक हुआ था उसके बाद जितने भी सारे वो इंजर्ड हुए तो उनको बाद में DMC अनंतनाग रेफर किया गया। लेकिन मैंने कुछ ट्यूब के साथ भी बात की है जो आई विटनेस वहाँ पे थे, जिनके साथ मतलब ये इंसिडेंट हुआ है, जिनके साथ ये अटैक हुआ है। मैंने उनके साथ बात की है। उनका यही कहना है कि 5 से 6 जो है लोग जो थे वहाँ पे वो नाम पूछ रहे थे और बाद में जो है आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रहे थे। उसके बाद अंधाधुंध वो वहाँ पे गोलियां चली है। बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और बहुत सारे लोग जो है अभी सूत्र के मुताबिक जो है 29 की डेथ हुई है। लेकिन जिस DMC में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे अगर देखा जाएगा कि बहुत सारे टूरिस्ट जो है ICU में है, ICU में भर्ती किया गया है। लेकिन 2-3 टूरिस्ट जो है जो दूसरे जगह पे जो जिनको छुट्टी किया गया उनके साथ मैंने बात की है। उनका यही कहना है कि जब ये अटैक हुआ है करीबन 1 बजे से ऊपर 5 से 6 लोग आए थे। वहाँ पे लगभग 300 से 400 लोग जमा हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने एक एक करके वहाँ पे नाम पूछा है और आइडेंटिटी कार्ड चेक किया है। आइडेंटिटी कार्ड चेक करके बाद वहाँ पे जो है अंधाधुंध गोलियां जो है वो वहाँ पे बरसी है। जी ठीक है दीपक वोरा साहब, अब बताइए सर, वो जो प्रश्न अधूरा रह गया था कि क्या भारत की डिप्लोमेटिक मजबूरियां हो जाती है कि आपके देश में इस तरह से आतंकी हमला हो और आप थोड़ा इंतजार करते हैं? डिप्लोमेसी इसका जवाब मैं देता हूं सर जी। हम लोग संतान हैं दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की नाम आपने सुना होगा, चाणक्य। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी जो अपने विचार प्रकट किए थे। एक चाणक्य नीति है, एक अर्थशास्त्र। चाणक्य नीति में कहते हैं कि 3 फेजेस में आपको एक्शन लेना चाहिए। जब कोई राजा, वो राजा की बात करते हैं, राजा होते कोई पीड़ित होते हैं, तो 3 फेजेस। पहली होती है डिप्लोमेसी, कहते हैं इंटर स्टेट रिलेशन।
और उसमें ज्यादा जोश नहीं होना चाहिए, होश से काम लेना चाहिए। तो पहले आप सबूत इकट्ठे करिए, अपने दोस्तों के साथ संपर्क बनाएं, उन्हें बताएं क्या क्या हो रहा है। ये डिप्लोमेटिक होता है। हम लोग इमीडिएट रिएक्शन नहीं करते, तो हमारी ट्रेनिंग नहीं होती। दुनिया में किसी भी देश में एकदम से रिएक्शन नहीं करते। सेकेंड होता है सर, वो कहते हैं इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन। पहले दो तो हमने पूरी तरह से कर दिए हैं। आपको याद होगा पीएम साहब ने भी कहा था कि मैंने पाकिस्तान की हेकड़ी खत्म कर दी, अब हाथ में कटोरा दे के भीख मंगवाऊंगा। भीख तो वो मांगते हैं, सारी दुनिया से भीख मांगते हैं। सऊदी अरेबिया वाले जहाँ पे इस समय प्रधानमंत्री, वो कहता है मैं इनका फोन नहीं उठाता इनके प्रधानमंत्री का, मुझे पता है भीख मांगेगा। तो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया है, इकोनॉमिकली हमने उनको खत्म कर दिया है, और वो बस वो IMF से जो लोन मिलते हैं वो भी शायद बंद हो जाएंगे। अब फाइनल स्टेज थर्ड जो होता है सर, वो है मिलिट्री एक्शन। इसको हम ट्रिपल लॉक कहते हैं, 3 ताले, तीसरा ताला मिलिट्री एक्शन है। कर्नल साहब, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अब उस ट्रिपल थर्ड एलिमेंट का समय अब आ गया है सर, और अब ना आपको पूरी प्लानिंग के साथ जाके जो जड़ है उसकी, जो पाकिस्तानी फौज है सर, उसका सर कुचल दीजिए। इसके अलावा घाटी में अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन चल रही है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होनी है और पहलगाम में ही अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है। जाहिर है कश्मीर में बड़ी साजिश चल रही है। टीम न्यूज़ नेशन।